Everyone, welcome to this YouTube channel and it's me your educator ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी यूनिट, जिसे हम यूनिट नंबर 10 कहते हैं। कल की वीडियो में या कल की क्लास में जो है मैंने इसका पार्ट 1 लिया था, यानी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे फ्रॉम 2020 पेपर, यानी जो आपका एग्जाम हुआ था नवंबर 2020 में। उसके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो कल जो है हमने हमारा आधा घंटे का सेशन हुआ था, वहां पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज अगेन हम जो है आज की क्लास में कंप्लीट बेसिस पे बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उसे हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मुझे जो है अनअकैडमी के चैनल पे, आई मीन टू से अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर ही सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी मेरी क्लासेस चलती है। वहां पे दो टाइप की क्लासेस चलती हैं, एक होती है पेड क्लासेस, एक होती है फ्री क्लासेस। ठीक है, दोनों में से किसी भी क्लासेस का इंफॉर्मेशन के लिए आपको एजुकेटर्स को फॉलो करना जरूरी होता है। तो ये मेरी प्रोफाइल है, आप मुझे इस प्रोफाइल के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। दीज आर द पेड क्लासेस जहां पे मैं अलग अलग यूनिट्स को कवर अप करवाती हूँ। अगर मैं बात करूं तो मैं यूनिट नंबर 2, 4, 5, 6, 10, 11, ठीक है, ये यूनिट्स में कवर करती हूँ। अगर हम बात करें कि पेड सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो यहाँ पे रेगुलर लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं आपके लिए, रिकॉर्डिंग एवरी क्लासेस की अवेलेबल हो जाती है, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, और आप जो है लगभग पूरे के पूरे यूनिट को कवर कर सकते हैं इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन बाय अटेंडिंग 2 to 3 एजुकेटर्स और 3 to 4 एजुकेटर्स, वॉट एवर यू फील लाइक। ओके, अगर मैं अभी की बात करूं कि फिलहाल में कंडीशन क्या है, फिलहाल में मेरी कौन कौन सी कोर्सेज चल रही हैं, तो प्लांट एंड इवोल्यूशन ये बहुत ही जल्द जो है ओवर होने वाला है, लाइक मिड ऑफ अक्टूबर में लगभग ये ओवर हो जाएगा। इसके बाद जो है अभी अगर मैं बात करूं तो लगभग 4th ऑफ अक्टूबर से मेरा सेल बायोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, एंड इन द एंड ऑफ अक्टूबर सेल सिग्नलिंग हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दीज आर दी करेंट कंडीशन। सो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो जो मेरी क्लासेस चलती हैं उनका अभी टाइमिंग थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, दैट इज 3 PM से एक क्लास होती है और एक क्लास होती है 5 PM से। तो आप चाहें तो मुझे अटेंड कर सकते हैं। दीज आर दी बैच क्लासेस, आप बैच क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी आप प्राइजेस सेलेक्ट करते हैं, लाइक रिकमेंडेशन होता है कि आप 6 मंथ का ऑब्लिक 12 मंथ का आप सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर अ प्रॉपर प्रिपरेशन। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप तभी लीजिए जब आपके पास ऑलरेडी 40 to 50% नॉलेज हो और बाकी 50% आपको गैदर करना हो। लेकिन अगर आपको शुरू से सब कुछ स्टार्ट करना है तो आपको 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ जाना पड़ेगा। और अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आई मीन टू से जब अगर आपने जस्ट बीएससी कंप्लीट किया है तो। ठीक है, कोई भी सब्सक्रिप्शन प्राइजेस आप सेलेक्ट करते हैं, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए जो है आप कोड यूज कर सकते हैं ज्योति के लाइव। ये कोड आपको 10% का डिस्काउंट दे देता है। अगर इन केस ये कोड काम नहीं करता है तो एक और अल्टरनेटिव कोड है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि है ज्योति। ठीक है, कोई भी कोड यूज करेंगे दिस विल बी गिविंग यू दी डिस्काउंट ऑफ टोटल 10%। अपार्ट फ्रॉम दिस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेस भी होती हैं जिसे हम फ्री क्लासेस कहते हैं। फ्री क्लासेस में मैं बहुत ही जल्द इवोल्यूशन के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज करवाने वाली हूँ। जैसे मैं यूट्यूब पे इकोलॉजी के क्वेश्चन ईयर वाइज करवा रही हूँ, वैसे ही अनअकैडमी का जो फ्री क्लास होता है, एक क्लास का ड्यूरेशन 60 मिनट का होता है, तो वहां पे मैं बहुत ही जल्द जो है ये सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जिसमें कि मैं इवोल्यूशन के ईयर वाइज क्वेश्चन करवाने वाली हूँ प्रीवियस ईयर के। ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। आप फटाफट से इसको पढ़िए और कमेंट सेक्शन में आप मुझे जवाब दे सकते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे।
ओके, लेट्स सी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी ओवरऑल जो है सॉल्व कर लिया होगा, और नहीं किया है तो लेट्स सी कि इसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा। ठीक है, बोला है द बबल प्लॉट, यहाँ पे जो है बबल के फॉर्म में आपको प्लॉटिंग कर रखी है। द बबल प्लॉट शोज एन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन ऑन द एनुअल ग्रोथ ऑफ ट्री ऑफ सर्टेन स्पीसीज। The area of the bubble is proportional to the tree growth. Based on the plot, the growth of the tree is. Okay, तो बताया ये जा रहा है कि जो बबल का साइज है, ठीक है, जो बबल का एरिया ऑब्लिक बबल का जो साइज है वो ट्री के ग्रोथ के प्रोपोर्शनल है, यानी जितना बड़ा बबल है उतने ही ज्यादा ट्री का ग्रोथ है, और जितना छोटा बबल है उतने ही ज्यादा ट्री का ग्रोथ कम है। तो अगर हम ध्यान देते हैं तो टेम्परेचर हाई कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पर जो है हाई टेम्परेचर पाया जाएगा, इस वाले पॉइंट पे लो टेम्परेचर पाया जाएगा। सिमिलर केस विथ हियर ऑल्सो, इस पॉइंट पे जो है हमको लो प्रेसिपिटेशन देखा जाएगा, और इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पे हमें जो है हाई प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। राइट, ये केस है। अब बोला ये गया है कि एरिया जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है हमें बबल का साइज काफी ज्यादा बिगर मिल रहा है, और अगर यहाँ पे आप ध्यान दें तो यहाँ पे छोटे छोटे से साइजेस मिल रहे हैं, यानी यहाँ पे बबल का साइज अगर ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्री का ग्रोथ क्या है, ट्री का ग्रोथ यहाँ पर हाई मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे बबल छोटे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्री का ग्रोथ लो मिलेगा। यानी अगर फाइनल कंक्लूजन देना हो तो मैं क्या कह सकती हूँ, हम इसको कुछ इस तरीके से मैच कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमने मैच किया और ये मैच किया, यानी हमें ये समझ में आ रहा है कि जब प्रेसिपिटेशन हाई है तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो ट्री का ग्रोथ है, ट्री का ग्रोथ वो क्या हो गया है, वो लो हो गया है। और अगर हम इसी को टेम्परेचर से टैली करें तो जब टेम्परेचर लो है तो ट्री का ग्रोथ भी लो है। यानी अगर हम सेकेंड यहाँ पे देखते हैं कि अगर टेम्परेचर लो है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने एक लाइन ड्रॉ की है वो लो टेम्परेचर पे, तो जब टेम्परेचर लो है तो ग्रोथ भी क्या है, ग्रोथ भी लो है। राइट, ये तो समझ में आ गया। यानी लो जो ट्री का ग्रोथ होगा वो हमें इस पॉइंट पे देखने को मिल रहा है, और इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है हमें हाई प्रेसिपिटेशन एंड लो टेम्परेचर को दिखा रही है। अब आते हैं इस पॉइंट पे जहां पे हमें बबल का साइज बिगर मिल रहा है, या जहां पे हमें बबल का साइज बिगर मिल रहा है, अगर आप उसको इस तरीके से मैच करते हो, जहां पे आप प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर को मैच करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जहां पे टेम्परेचर हाई है, जहां पर टेम्परेचर हाई है वहां पे हमें बबल का साइज ज्यादा देखने को मिल रहा है। दैट इज अ इंडिकेशन कि यहाँ पर ग्रोथ क्या है, यहाँ पर ग्रोथ हाई है। और अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन क्या है, लो है। तो प्रेसिपिटेशन जहां लो है वहां पर ट्री का ग्रोथ क्या है, हाई है। यानी हम कह सकते हैं कि जहां पर प्रेसिपिटेशन लो है वहां पर ट्री का ग्रोथ क्या है, ट्री का ग्रोथ जो है हाई मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो टेम्परेचर का रिलेशन है, टेम्परेचर ज्यादा तो ग्रोथ ज्यादा, टेम्परेचर कम तो ग्रोथ भी कम, ऐसे रिलेशन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अगर आपको ग्राफिकल नॉलेज है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और जहां पर एक रिलेशन दूसरे को डिक्रीज करता है, यानी प्रेसिपिटेशन बढ़ रहा है तो ट्री का ग्रोथ कम हो रहा है, ऐसे रिलेशन को, या प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो रहा है तो ट्री का ग्रोथ लो हो रहा है, प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है तो ट्री का ग्रोथ बढ़ रहा है, यानी एक का बढ़ना दूसरे को कम कर रहा है। ऐसे रिलेशन को हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन कहते हैं। अब ये सब चीजें हो गई, राइट। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आंसर क्या होगा। पहला बोला है द ग्रोथ ऑफ द ट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, जो कि है फॉल्स स्टेटमेंट, राइट, क्योंकि प्रेसिपिटेशन के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेसिपिटेशन, नॉट एट ऑल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेसिपिटेशन। थर्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल सही, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एग्जैक्टली। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही हो गया, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया, राइट। फोर्थ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोथ द प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर, जो कि है एकदम फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर यहाँ पर थर्ड हो जाता है।
नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फटाफट से पढ़िए और मुझे बताइए कि व्हाट यू थिंक इसका आंसर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है वो एक ढंग से आप कह सकते हो कि एक थ्योरेटिकल बेस्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर है, अगर आपको आइडिया होगा तो आप दे पाएंगे आंसर, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। ओके ओके लेट्स सी क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द इकोटोन। कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट होगा इकोटोन के रेफरेंस में। अब इकोटोन क्या होता है ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। पहला है इकोटोन आर रिच इन एंडेमिक स्पीसीज एंड ओनली कंटेन स्पीसीज नॉट फाउंड इन द सराउंडिंग इकोसिस्टम। तो इकोटोन एक एंडेमिक स्पीसीज का एक एरिया होता है जहां पर एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा पाए जाते हैं और सिर्फ ऐसे स्पीसीज पाए जाते हैं वहां पे जो कि कहीं और नहीं पाए जाते हैं। और ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है। इकोटोन ये नहीं होता, इनफैक्ट इकोटोन क्या होता है, ट्रांजिशन एरिया होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये पहाड़ वाला एरिया यानी दिस इज अ माउंटेन एरिया, ओके। और मान लेते हैं ये माउंटेन जहां पे खत्म हो रहा है ना, इस पॉइंट से जो है लेक का एरिया शुरू हो रहा है। दिस इज अ लेक एरिया एंड दिस इज अ माउंटेन एरिया, फाइन। तो इकोटोन कौन सा एरिया होगा, इकोटोन जो है एक ऐसा एरिया है जो कि एक इको कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से जो ट्रांजिशन जोन होता है ना उसको दिखाता है। यानी एक कम्युनिटी का ट्रांजिशन दूसरे कम्युनिटी में हो रहा है, यानी ये वाला जो जोन होता है ये समहाउ एक ट्रांजिशन जोन कहलाता है, ट्रांजिशन जोन। और इसे ही हम समहाउ जो है इकोसिस्टम कहते हैं, सॉरी इकोटोन कहते हैं। देखते हैं ऐसा डेफिनेशन कहां पे दिया गया है। सेकेंड है इकोटोन रेफर्स टू द एरिया दैट आर अंडर हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड कंटेन इंडेंजर्ड स्पीसीज दैट आर नॉट फाउंड इन द नेबरिंग कम्युनिटी। ऐसा कुछ भी यहाँ पर केस नहीं है, तो अगेन क्या हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए इकोटोन आर स्पीसीज are species poor habitat due to the scarcity of soil nutrient and availability of resources. Again this is a false statement. Next है ecotone are transition area between the two ecosystem and have greater number of species than either of the neighboring community. ecotone बोला एक ट्रांजिशन एरिया होता है, तो ये क्या है, ये ट्रांजिशन एरिया ही है। और कहा जाता है कि इस एरिया में ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर माउंटेन में रहने वाले स्पीसीज पाए जाएंगे तो यहाँ की एक डाइवर्सिटी होगी, लेक वाले एरिया में लेक में रहने वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे तो यहाँ की भी एक डाइवर्सिटी होगी। लेकिन ये जो जोन है बीच वाला इतना जिसे हम इकोटोन कह रहे हैं, यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म भी देखे जाएंगे जो माउंटेन में रहते हैं और वो ऑर्गेनिज्म भी देखे जाएंगे जो कि वाटर में रहते हैं। हेंस वो यहाँ पर जो स्पीसीज का नंबर है ना और डाइवर्सिटी है दोनों को बढ़ा देते हैं। तो हम कहते हैं ये वाला एरिया जो है ये ज्यादा डाइवर्स होता है एज कंपेयर टू दी C1 एंड C2 एरिया। कम्युनिटी वन कम्युनिटी टू कह सकते हैं या फिर आप इसको इकोसिस्टम वन एंड इकोसिस्टम टू कह सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, एकदम से सही स्टेटमेंट हो गया। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया इकोटोन क्या होता है, इट इज अ जोन ऑफ वेजिटेशन सेपरेशन बिटवीन द टू डिफरेंट कम्युनिटीज also called the transition zone. An ecotone can have a sharp vegetation transition with a distinct line between the two communities. ओके अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको फटाफट से सॉल्व कीजिए, देन वी विल सी कि इसका आंसर क्या होगा।
Okay, let's see. According to the classical Lotka-Volterra competition model, which of the following condition allow for the coexistence of two competing species? किस वक्त पे ऐसा होता है कि दो कंपीटिंग स्पीसीज आपस में को एग्जिस्ट कर सकती है, मतलब कि एक एरिया में एक साथ रह सकती है? पहला ऑप्शन है बोथ स्पीसीज आर इक्वली कैपेबल ऑफ इनहेबिटिंग ईच अदर। ये तब होता है जब दोनों की दोनों स्पीसीज इक्वली कैपेबल होती है एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर करने में, जो कि एक ढंग से फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, intra-specific competition of each species, it is greater than the inter-specific competition। तो बोला है कि जो स्पीसीज के आपस के बीच में, मतलब इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, यानी मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है तो इनका आपस का कॉम्पिटिशन हाई है एज कंपेयर टू, मतलब इनके बीच में भी इनका आपस का कॉम्पिटिशन हाई है एज कंपेयर टू इनके बीच का कॉम्पिटिशन। क्योंकि इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या होता है, सेम स्पीसीज के बीच का कॉम्पिटिशन इंट्रा स्पेसिफिक कहलाता है, और इंटर स्पेसिफिक क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज के बीच का। तो ये फर्स्ट स्पीसीज हो गई, ये सेकेंड हो गई। तो ऑर्गेनिज्म कोएग्जिस्ट तब करते हैं जब उनके इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की इंटेंसिटी हाई होती है और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन लो होता है। इनके आपस के बीच का जो कंपटीशन करने की कैपेबिलिटी होती है वो कम होती है, एंड दैट इज व्हाई ये को एग्जिस्ट कर पाते हैं, एक जगह पे रह पाते हैं। अगर इनका इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ता तब ये compete आउट कर सकते थे, लेकिन इंट्रा स्पेसिफिक हाई होने के कारण और इंटर स्पेसिफिक लो होने के कारण ये एक दूसरे को जो है आउट कम्पीट नहीं कर पाते हैं और को एग्जिस्ट करते हैं। तो फिलहाल के लिए तो स्टेटमेंट 2 सही हो जाता है। सेकेंड है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इट इज लेस देन द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ये कंडीशन तो नहीं होगा। नेक्स्ट, देयर इज नो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन ईदर स्पीसीज, ऐसा कंडीशन नहीं ओरिजिनेट होता है। तो फिलहाल के लिए कहें तो स्टेटमेंट 2 जो है हमारा सही हो जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, हमेशा आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है ऑर्गेनिज्म का, मतलब सेम स्पीसीज के बीच में, फाउंड टू बी 4 to 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के कंपैरिजन में इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हमेशा ही हाई देखा जाता है, 4 to 5 टाइम्स। एंड इट प्रमोट द स्टेबल को एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज एट अ लोकल स्केल। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इंट्रा हाई है और इंटर कम है, इन जनरल भी यही देखा जाता है, तो जिसकी वजह से अगर स्पीसीज एक एरिया में पाई जा रही है तो उसके पीछे का रीजन यही है। कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन अकर व्हेन इंटर-स्पेसिफिक कंपटीशन इज ग्रेटर देन द इंट्रा-स्पेसिफिक कंपटीशन। तो एक दूसरे को एक्सक्लूड करना कब पॉसिबल है, एक दूसरे को एक्सक्लूड करना तब पॉसिबल है जब ये पूरा उल्टा हो जाए, यानी इंटर-स्पेसिफिक कंपटीशन हाई हो जाए इंट्रा से, तब इसको कंपीट आउट करना आसान है। यानी यहाँ पे जो है कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन हो जाएगा, यानी जो वीक होगा वो निकाल दिया जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो उसी एरिया में रहेगा। So coexistence occur when the intra-specific competition is greater than the inter-specific competition। तो coexistence तभी देखने को मिलता है जब intra-specific competition high होता है as compared to the inter-specific competition। Hope it is clear। काफी बढ़िया सा क्वेश्चन था और आपका कंसेप्ट भी बहुत क्लियर करेगा ये क्वेश्चन। अगला लेते हैं, बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे बताइए व्हाट शुड बी द आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या बोला गया है। Given below are the survivorship curves showing the proportion of individuals surviving over the time and age. Three generalized type of curve, that is A, B and C, are depicted below.
Which of the following represent the correct survivorship curve for the given organism? तो यहाँ पे बहुत से ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं. अगर इन जनरल देखा जाए तो एलिफेंट है, ठीक है, एलिफेंट है, लीजर्ड है एंड ऑयस्टर है. आपको बताना है ये तीनों कौन से सर्वाइवरशिप कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं. तो क्योंकि एलिफेंट की अगर हम बात करते हैं तो एलिफेंट क्या है, एक टाइप का लार्ज बॉडी मैमल है. और ऐसे मैमल जो होते हैं इन जनरल जो कि अपनी लाइफ में मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस करते हैं, हाई पेरेंटल केयर देते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम जो है ए कैटेगरी में रखते हैं. यानी टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व में एलिफेंट चला आएगा. लीजर्ड की बात करें तो लीजर्ड जो है यहाँ पर टाइप 2 में चला आएगा. टाइप 2 में लीजर्ड चला आएगा. ठीक है. टाइप 3 की बात करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स चले आते हैं जो कि कम पेरेंटल केयर देते हैं और पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही ब्रीड करते हैं, जिसमें कि ऑयस्टर चला आता है और ये एक बार में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को यानी बहुत सारे ऑस्प्रिंग को जन्म देते हैं. और अगर टाइप 2 की बात करें तो इनका समहाउ मोर्टालिटी रेट जो है थ्रू आउट द लाइफ एक कांस्टेंट बेसिस पे मेंटेन रहता है. मतलब प्रोबेबिलिटी जो होती है इनके डेथ की वो कांस्टेंट तरीके से मेंटेन रहती है थ्रू आउट द लाइफ. तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नेचुरल डिस्टर्बेंस. ठीक है, आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं. ओके, लेट्स सी क्या होगा इसका आंसर. गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ नेचुरल डिस्टर्बेंस. यहाँ कुछ लिस्ट दिए गए हैं नेचुरल डिस्टर्बेंस से रिलेटेड. लगभग यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए हैं. बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टर्बेंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग. यहाँ पे ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टर्बेंस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकता है. तो अगर ध्यान दिया जाए, फर्स्ट है कोरल ब्लीचिंग. कोरल ब्लीचिंग जो है एक आप कह सकते हो वन ऑफ द वेरी फेमस एक रीजन कह सकते हो, बहुत कॉमन रैदर टू से बहुत कॉमन कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, कि कोरल ब्लीचिंग के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है. तो अगर इन जनरल देखा जाए तो यस दिस इज ट्रू. नेक्स्ट है राइजिंग इन द सी लेवल. तो देखिए पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है राइजिंग इन द सी लेवल एंड डी ऑप्शन है लोअरिंग ऑफ सी लेवल. अब ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों में से कोई एक जो है सही होगा. और अगर इन जनरल देखा जाता है तो नेचुरल डिस्टर्बेंस के तौर पे जो है ग्लोबल वार्मिंग को इनहैंस या बढ़ाने वाले फैक्टर में सी लेवल का राइज होना ये भी एक तरीके से एक फैक्टर की तरह अपना रोल प्ले करता है. ये भी ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है क्योंकि राइजिंग इन द सी लेवल विल बी द ऑप्शन. तो हेंस डी ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो जाता है, यानी ए और बी यहां से सेलेक्ट हो गया. अगर आप ऑप्शन में देखते हैं तो यहां पर ए और बी किसी में भी नहीं है एक्सेप्ट द सेकेंड वन. नेक्स्ट है शिफ्ट इन द स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन. वेरी ऑब्वियस, स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर किसी भी टाइप की शिफ्टिंग होती है तो दैट विल लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग. तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया. लास्ट में लिखा इंक्रीज इन द ग्लेशियल शीट. आप न्यूज में भी अक्सर सुनते होंगे कि जो ग्लेशियल शीट्स है वो पिघलना शुरू हो गई हैं, मेल्ट होना शुरू हो गई हैं, जो कि एक ढंग से जो है बहुत ही ज्यादा एक कंसर्न का टॉपिक बना हुआ है. तो ग्लेशियल शीट का इंक्रीज होना किसी भी एंगल से ग्लोबल वार्मिंग को कॉज नहीं करता है. यस, उस शीट का डिक्रीज होना, मेल्ट होना वो ग्लोबल वार्मिंग में अपना रोल जरूर प्ले करता है. तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स.
और अगर आप इन जनरल भी कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आपको पता है ग्लेशियर शीट इंक्रीज नहीं हो सकती, तो ई स्टेटमेंट तो हर हाल में गलत होगा। और ई देखिए ये तीनों ही स्टेटमेंट में दे के रखा था, तो दैट इज व्हाई वी आर ऑप्टिंग फॉर द सेकंड ऑप्शन। ओके, यहाँ पे इसका हमने ओवरऑल एक्सप्लेनेशन लिख रखा है कि क्या करते हैं और कैसे करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं हम क्वेश्चन जो कि आया है आपके सक्सेशन से। फटाफट से इसको रीड कीजिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है आंसर बता सकते हैं। ओके, लेट्स सी क्या बोला है। A large patches of forested area was devastated by the raging fires. Okay, raging fires. After some year, the area was found to recover its species. तो एक फॉरेस्ट वाला एरिया था जो कि डिस्ट्रॉय हो गया फायर्स के थ्रू। उसके बाद कुछ साल बाद जो है वो एरिया वापस से रिकवर कर गया स्पीसीज के मामले, यानी वहां पे वापस से स्पीसीज आकर बस गई। Which one of the following option best describe the process of re-establishment in that area? अब आपको बताना है यहाँ जो गिवन ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट तरीके से ये बता पाएगा कि उस एरिया में वापस से रीस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा। पहला ऑप्शन है सबसे पहले मॉसेस आएंगी एंड लाइकन आएंगे, उसके बाद ग्रासेस आएंगी, फिर शॉप्स एंड स्मॉल प्लांट्स आएंगे और उसके बाद वुडी ट्रीज आएंगी। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो ये जो मेथड बता रखा है इन्होंने, ये बता के रखा है प्राइमरी सक्सेशन के लिए। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, किसी भी एरिया में जब पहली बार लाइफ ओरिजिनेट हो रही होती है तो उसे हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। लेकिन कोई ऐसा एरिया है जो जहां पे पहले लाइफ थी और किसी भी डिस्टर्बेंस के कारण वो एरिया की लाइफ या वहां के स्पीसीज जो है डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन वो वापस वहां पे रीस्टेब्लिश कर गए, इस टाइप के सिनारियो को हम सेकेंडरी सक्सेशन का नाम देते हैं। और सेकेंडरी सक्सेशन में जो सीक्वेंस होता है वो प्राइमरी सक्सेशन से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन में कंडीशन मेंशन है इसमें भी क्या है, इसमें भी रीस्टेब्लिशमेंट है। तो दिस इज इंडिकेटिंग कि यहाँ पर जो है सेकेंडरी सक्सेशन हो रहा होगा। होप आप सभी लोग इस बात से एग्री होंगे, यहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन हो रहा होगा। और पहला ऑप्शन तो इन्होंने प्राइमरी सक्सेशन के सीक्वेंस का बताया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, पहले ग्रासेस आएंगे फिर वुडी ट्रीज आएंगे। अच्छा, ऊपर वाले का पूरा उल्टा कर दिया है और ऐसा कंडीशन किसी भी सक्सेशन में देखा नहीं जाता कि पहले ग्रास आए फिर वुडी ट्री आ गए, वुडी ट्री के बाद जो है लेस कॉम्प्लेक्स है दैट इज हर्ब एंड श्रब्स, उसके बाद मॉसेस एंड लाइकन आए। ये पूरा उल्टा स्टेटमेंट कर दिया है जो कि गलत है। नेक्स्ट देखिए, वुडी प्लांट पहले आएंगे फिर उसके बाद लाइकन एंड मॉसेस आएंगे, हर्ब्स एंड श्रब्स आएंगे, ये भी पूरा गलत स्टेटमेंट है। लास्ट देखिए, पहले ग्रासेस आएंगी उसके बाद हर्ब्स एंड श्रब्स आएंगे एंड फाइनली जो है वुडी ट्रीज आएंगी। सो दिस इज एग्जैक्टली द सीक्वेंस ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, ऐसा ही होता है क्योंकि जो बैरन एरिया होता है जैसे हम बोलते हैं बंजर एरिया, वहां पर मॉसेस एंड लाइकन्स प्रेजेंट होते हैं और वही शुरू करते हैं। लेकिन क्योंकि जब दोबारा से लाइफ वहां स्टेब्लिश हो रही है तो वो कोई बैरन एरिया नहीं है, वहां पे पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी, इसलिए वहां पे मॉसेस एंड लाइकन्स तो नहीं देखे जाते हैं। लेकिन वहां के लिए फिलहाल में जो पाइनियर स्पीसीज का काम करती है स्पीसीज वो होती है ग्रास की। तो ग्रास आएगा, हर्ब्स एंड श्रब्स आएंगे, उसके बाद जो है वुडी ट्रीज आएंगे। यानी समहाउ जो सेकेंडरी सक्सेशन में कहानी यहां से शुरू होती है, पर प्राइमरी में इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टू हियर। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो ये हमने जो है समहाउ देख लिया। और इतना ही नहीं, प्राइमरी सक्सेशन में जो है
जो माइक्रोब्स होते हैं, लाइकेंस एंड मॉसेस, ये पाइनियर स्पीसीज कहलाते हैं। पाइनियर का मतलब होता है जो उस एरिया में सबसे पहले पहुंचा। जबकि सेकेंडरी में क्या होता है, इंसेक्ट, वीडी प्लांट, ग्रासेस अराइजेस फर्स्ट फॉलोड बाय द हर्ब्स एंड श्रब, जो कि यहाँ पर मेंशन करके रखा था। दैट इज व्हाई वी आर ऑप्टिंग फॉर द फोर्थ ऑप्शन। तो इसके साथ हमने 2020 के काफी क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सही किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे पढ़ने में अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे, तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फॉर दैट यू कैन यूज द कोड ज्योति के लाइव। ओके, ज्योति के लाइव आप कोड यूज कर सकते हैं, जो कि आपको 10% का डिस्काउंट दे देगा आपके ओवरऑल सब्सक्रिप्शन पे। जो यूनिट्स में डील करवाती हूँ दैट इज अ यूनिट नंबर 2, 4, 5, 6, 10, 11। तो आप इतने यूनिट मुझसे कर सकते हैं। बाकी यूनिट्स के लिए आप प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत से एजुकेटर हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे अगली क्लास में। सो टिल देन थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट मेरी क्लास होगी वो होगी फ्राइडे को, तो आप मुझे वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका हम थर्ड पार्ट लेंगे विथ अदर ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस। बाय बाय।